तो अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नेम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये जो है वो है चैप्टर नंबर 4। इसका नेम है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को डायरेक्शनल लॉ, क्वालिटेटिव लॉ और लॉ ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की क्या नीड है। तो पहली बात ये कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है वो हमें सिर्फ एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में बताता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ एनर्जी कन्वर्जन के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता है कि कौन सा फॉर्म ऑफ एनर्जी किस तरह के फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को पढ़ने की ज़रूरत है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ एनर्जी कन्वर्जन बताता है और ये ऐसा करता है थ्रू अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी। तो यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट्स हैं। पहला तो ये कि हीट जो है एक लो ग्रेड एनर्जी है और दूसरा वर्क जो है वो एक हाई ग्रेड एनर्जी है। यानी कि यहाँ पर एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी हीट और वर्क को क्लासिफाई किया गया है। तो पहला ये कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू हीट इज पॉसिबल। सिंपली हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक हाई ग्रेड एनर्जी का एक लो ग्रेड एनर्जी में 100% कन्वर्जन पॉसिबल है, बट हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। यानी एक लो ग्रेड एनर्जी का 100% एक हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो इस चैप्टर में हम एक टर्म से डील करेंगे जिसका नेम है रिजर्वायर, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। तो रिजर्वायर एक इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का एक सोर्स है। तो हम दो तरह के रिजर्वायर को इस चैप्टर में देखेंगे, जो है सोर्स और सिंक। सोर्स जो है वो सप्लायर है हीट एनर्जी का और सिंक जो है वो है एब्जॉर्बर हीट एनर्जी का। सोर्स से हीट सप्लाई करते वक्त सोर्स का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं होगा। सिमिलरली सिंक में हम जब हीट डंप करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तो सिंक का टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि हम किसी भी सिस्टम को जो हीट देते हैं या हीट वहाँ से लेते हैं तो उस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है, बट रिजर्वायर्स जो है उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट और दूसरा है क्लॉसियस स्टेटमेंट। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आपसे जब भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को इंटरव्यू में पूछा जाएगा तब आपको ये दोनों स्टेटमेंट्स वहाँ पर बताने होंगे, क्योंकि ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है। तो हम लोग पहले स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं जो कि है कैल्विन प्लैंक्स स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट कहता है इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस which operates in a cycle and produces net work continuously while interacting with a single thermal reservoir। तो कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये कहता है कि एक ऐसे डिवाइस को बनाना इम्पॉसिबल है जो कि एक सिंगल थर्मल रिजर्वायर से इंटरेक्ट करे, यानी कि एक सिंगल थर्मल रिजर्वायर से हीट ले और उस हीट को पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट कर दे, जो कि हमने अभी सिंपली पॉइंट 2 में देखा है कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल। तो कैल्विन प्लैंक हमें यही बताता है स्टेटमेंट कि एक ऐसी डिवाइस को कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो एक सिंगल थर्मल रिजर्वायर से हीट ले और कन्वर्ट कर दे उसे टोटली वर्क में और वो एक साइकिल में ऑपरेट करे, मतलब ये प्रोसेस वो कंटिन्यूसली करता रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब ये 100% कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ परसेंटेज तक ये कन्वर्जन हीट का वर्क में पॉसिबल होगा। तो उसे ही डिफाइन करने के लिए एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया गया है एफिशिएंसी, कि कितना परसेंट हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी जो है वो है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। तो आउटपुट जो है हमारा नेट वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय क्यू सप्लाइड। अब एक बार हम लोग इस फोटो को देखेंगे जो कि कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट की डिवाइस को बताता है। तो इस डिवाइस को बोला जाता है हीट इंजन।
हीट इंजन जो है वो एक हाई टेम्परेचर सोर्स से हीट लेकर उसे कुछ परसेंटेज तक वर्क में कन्वर्ट कर रहा है और बाकी का जो हीट है उसे रिजेक्ट कर रहा है। और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने यही बोला है कि ये जो क्यू आर या क्यू एल जो है, क्यू एल यानी कि हीट गोइंग टू द लो टेम्परेचर रिजर्वायर और क्यू आर मतलब क्यू रिजेक्टेड। तो ये जो टर्म है क्यू एल और क्यू आर, ये एक डिवाइस के लिए कभी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर हमने एफिशिएंसी को देखा डब्ल्यू नेट बाई क्यू एस। डब्ल्यू नेट को हम क्यू नेट भी लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। क्यू नेट जो है वो है क्यू एस माइनस क्यू आर। तो हमने इस फोटो की हेल्प से एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ किया। जो इस हीट इंजन है उसमें जो हमारे पास एनर्जी आ रहा है वो है क्यू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट प्लस क्यू आर। सिंपली हम डब्ल्यू नेट को ऑब्टेन कर सकते हैं क्यू एस माइनस क्यू आर डिवाइडेड बाई क्यू एस। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस क्यू आर बाई क्यू एस। तो एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला हमें मिला वो है 1 माइनस क्यू आर बाई क्यू एस, या फिर हमें इसे क्यू एल बाई क्यू एच भी लिख सकते हैं। एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू 1 माइनस क्यू एल बाई क्यू एच। क्यू एच इज सिंपली हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर सोर्स और क्यू एस को हम इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं यानी कि क्यू सप्लाइड। तो जो रिवर्सिबल केस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल डिवाइस, उसके केस में जो हीट है Q वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर जो है यहाँ पे केल्विन में है। तो क्यू आर बाई क्यू एस जो ये रेशो है इसे हम इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यू आर जो है वो है रेलिवेंट है टी एल से, तो क्यू आर विल बी प्रोपोर्शनल टू टी एल, और क्यू एस जो है वो है टी एच से, तो क्यू एस विल बी प्रोपोर्शनल टू टी एच। तो ये इक्वेशन इस प्रीवियस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो हमें अब मिलेगा ये एफिशिएंसी ऑफ एन आइडियल और रिवर्सिबल हीट इंजन। तो ये है 1 माइनस टी एल बाई टी एच। तो ये जो इक्वेशन है एफिशिएंसी का, जो कि हमें रिवर्सिबल और आइडियल केस के बारे में बता रहा है, कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आइडियल और रिवर्सिबल केस में भी 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी जो है वो इस इक्वेशन से मिलेगी हमें आइडियल एफिशिएंसी, और हमेशा इरिवर्सिबल के केस में इस मैक्सिमम एफिशिएंसी से हमें कम ही एफिशिएंसी ऑब्टेन होगी। तो दिस इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी पॉसिबल ऑफ अ हीट इंजन। तो यहाँ पर एक नोट मेंशन्ड है, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड्स ऑफ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस दैट इज हीट इंजन। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हीट इंजन के लिए बेसिस प्रोवाइड करता है। दूसरा जो स्टेटमेंट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वो है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट कहता है इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस विच ऑपरेट्स इन अ साइकिल एंड ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर टू अ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर विदाउट कंज्यूमिंग एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कहता है कि एक ऐसी डिवाइस को बनाना इम्पॉसिबल है जो कि एक साइकिल में ऑपरेट करे, यानी कि कंटिन्यूसली ऑपरेट करे, और वो एक लो टेम्परेचर रीजन से हीट निकालकर एक हाई टेम्परेचर रीजन में डंप करे, और ये काम करने के लिए वो कोई एक्सटर्नल या फिर अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को कंज्यूम ना करे। जिसका हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, विंटर्स के केस में, विंटर सीजन में बाहर जो एम्बियंट का टेम्परेचर है वो लो होता है और हम चाहते हैं कि हमारा जो रूम है उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहे। तो एक ऐसा डिवाइस जो कि बाहर, जो कि लो टेम्परेचर रीजन है, उससे हीट निकाल कर आपके रूम में डंप करे, यानी कि आपका रूम जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे डंप करे कंटिन्यूसली, और ये काम करने के लिए वो एक्सटर्नल कोई दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी ना ले, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। जो भी डिवाइसेस है जैसे कि हीटर्स या ब्लोअर्स या समटाइम्स एसीज, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं ऐसा काम करने के लिए। या फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, एक रेफ्रिजरेटर का जो कूल्ड स्पेस होता है, इंटरनल स्टोरेज होता है, वहाँ का टेम्परेचर ऑलरेडी लो है एम्बियंट टेम्परेचर से, फिर भी रेफ्रिजरेटर को कंटिन्यूसली जो कूल रीजन है वहाँ से हीट एब्जॉर्ब करना होता है और बाहर रूम में उसे डंप करना होता है।
तो रेफ्रिजरेटर को भी ये काम करने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, तो ये जो डिवाइस है, ये जो स्टेटमेंट है, इसका रिप्रेजेंटेशन ये है कि एक ऐसा डिवाइस जो कि लो टेम्परेचर रीजन से हीट लेकर हाई टेम्परेचर रीजन में डंप करे और इसके लिए वर्क का कंजम्पशन ना करे, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। ऐसा करने के लिए एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी उस डिवाइस को चाहिए होगा, WN। तो क्लॉसियस स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस। तो वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइसेस के बारे में हमें क्लॉसियस स्टेटमेंट बताता है, जो कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि एनर्जी का कन्वर्जन डायरेक्टली नहीं हो रहा है, तो इस केस में जो एफिशिएंसी वाला पैरामीटर है वो इतना रेलेवेंट नहीं है। तो इस केस के लिए नया पैरामीटर हमने डिफाइन किया है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और EPR, एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो। तो COP इसको डिफाइन किया गया है, डिजायर्ड इफेक्ट वर्क इनपुट। COP का जो फॉर्मूला है वो है डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय WN। तो एक बार हम लोग डिजायर्ड इफेक्ट समझते हैं। तो ये जो पहला फोटो है वो है हीट पंप के लिए और दूसरा जो फोटो है वो है रेफ्रिजरेटर के लिए। दोनों ही केस में डिजायर्ड इफेक्ट अलग अलग होते हैं। तो हीट पंप जो है, सिंपली आप इसे हीटर ही समझ सकते हैं। तो हीटर का एक डिजायर्ड इफेक्ट क्या होता है, TH जो है हाई टेम्परेचर रीजन, जिसे हम कंसिडर कर सकते हैं हमारा रूम, और TL जो कि लो टेम्परेचर रीजन है, उसे हम बाहर का सराउंडिंग्स यानी कि एम्बियंट टेम्परेचर को कंसिडर कर सकते हैं। तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट तो यही है कि हमारा जो रूम है वहाँ पर कंटिन्यूसली हीट आता रहे, यानी कि हमारा रूम का टेम्परेचर हाई रहे। तो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट इस केस में होगा QH, क्योंकि हम चाहते हैं कि QH जो है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम रहे और हमारा रूम कंटिन्यूसली एक हाई टेम्परेचर पे मेंटेन रहे। तो हीट पंप के केस में जो डिजायर्ड इफेक्ट वो रहेगा QH, और वर्क इनपुट तो सेम है। दूसरा जो है वो है रेफ्रिजरेटर में जो इंटरनल स्टोरेज होता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर का जो स्टोरेज होता है वो हमारा सिस्टम है, वो हमारा, हम चाहेंगे कि उस कूल्ड स्टोरेज से रेफ्रिजरेटर मैक्सिमम और फास्ट हीट को रिमूव करे। तो उस केस में हमारा जो ये कूल्ड स्टोरेज है वो हमारा डिजायर्ड इफेक्ट रहेगा, हम चाहेंगे QL मैक्सिमम हो। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, कूल्ड स्टोरेज। तो रेफ्रिजरेटर के केस में QL हमारा डिजायर्ड इफेक्ट रहेगा। तो हम अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। COP ऑफ हीट पंप जो कि हो गया QH बाई वर्क इनपुट। QH को हम सिंप्लीफाई करेंगे यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। तो हम देखेंगे यहाँ पे QL प्लस WN, क्योंकि ये दोनों एनर्जी हीट पंप पे आ रही है। QL प्लस WN इज इक्वल्स टू QH। QL प्लस WN इज इक्वल्स टू QH। तो यहाँ से हमने WN का फॉर्मूला निकाला, WN विल बी इक्वल्स टू QH माइनस QL। अब हम इसे COP के इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो हमें जो निकल कर मिलता है वो है COP ऑफ एक्चुअल इज QH, जो कि पहले से था, डिवाइडेड बाय QH माइनस QL, जो कि वर्क इनपुट की इक्वेशन को सब्सटीट्यूट करने से मिला। और आइडियल केस में हम देखेंगे, हमने अभी देखा कि Q आइडियल केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो QH को हम TH सब्सटीट्यूट करेंगे और डिनोमिनेटर में TH माइनस TL। तो ये है COP ऑफ हीट पंप इन आइडियल केस। तो मैक्सिमम पॉसिबल COP ये हमें हीट पंप के केस में टेम्परेचर के थ्रू मिलेगा। एक बात मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा, कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं जिसमें हमें हीट भी दिया हुआ होता है QH QL, और टेम्परेचर्स भी दिया होता है, और हमें सिंपली COP पूछा हुआ होता है। तो उस केस में आप ध्यान दीजिएगा कि COP आइडियल पूछा गया है या फिर एक्चुअल पूछा गया है, क्योंकि उन केसेस में आप देखेंगे कि एक्चुअल और आइडियल में डिफरेंस होगा। तो आप उस तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त थोड़ा ध्यान रखेंगे। COP ऑफ रेफ्रिजरेटर हम देखते हैं। COP रेफ्रिजरेटर में हमने देखा कि हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है QL डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। तो हम सिमिलरली इसे सिंप्लीफाई करेंगे, WN की इक्वेशन को सब्सटीट्यूट करेंगे, तो COP
ऑफ रेफ्रिजरेटर एक्चुअल आएगा QL डिवाइडेड बाई QH माइनस QL, और आइडियल के केस में आएगा ये TL डिवाइडेड बाई TH माइनस TL। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात है, बोथ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर आर नोन एज रिवर्स्ड हीट इंजन। तो आप देखेंगे कि ये सिंपली हीट इंजन की रिवर्स ही डिवाइस है, क्योंकि वो एक वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस था और ये वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट जो है नोट का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट एंड क्लॉसियस स्टेटमेंट आर नोन एज पैरेलल स्टेटमेंट। दीज आर नोन एज पैरेलल स्टेटमेंट, यानी अगर एक डिवाइस इनमें से एक भी स्टेटमेंट को वायलेट करता है तो वो डिवाइस दूसरे स्टेटमेंट को भी वायलेट कर रहा होगा, इसीलिए इन्हें पैरेलल स्टेटमेंट बोला जाता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्लॉसियस इनइक्वालिटी की तरफ। Clausius inequality, according to this, the cyclic integral of the factor del q by t should be less than or equal to 0. तो Clausius inequality just ये एक एक्सप्रेशन है कि cyclic integral of the term del q by t जो है वो हमेशा less than or equal to 0 होना चाहिए, ऐसा है। तो जब ये less than 0 है, strictly less than 0, तो रिप्रेजेंट करता है irreversible डिवाइस को, इक्वल टू के केस में रिवर्सिबल डिवाइस को। अब यहाँ देख सकते हैं कि ये ग्रेटर देन 0 कभी नहीं होगा, तो ग्रेटर देन 0 इज इम्पॉसिबल केस, इम्पॉसिबल डिवाइस। इसका डेरिवेशन हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर रेलेवेंट नहीं है। ओके, अब हम बढ़ते हैं एंट्रोपी की तरफ। एंट्रोपी जो है इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका जो डेफिनेशन है वो है, इट इज़ measurement of degree of disorderness or randomness associated with the system। सिस्टम में जो डिसऑर्डरनेस है, रेंडमनेस है, उसे क्वांटिफाई करने का एक पैरामीटर है एंट्रोपी। और एंट्रोपी का एक प्रिंसिपल है, एंट्रोपी प्रिंसिपल कहता है एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स कैन नेवर हैव नेगेटिव वैल्यू। यानी कि एंट्रोपी चेंज जो है यूनिवर्स का, उसका वैल्यू विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो आप इसका ध्यान रखें हमेशा कि ये कभी नेगेटिव ना हो जाए। और ये दोनों इनइक्वालिटी जो हम देख रहे हैं, इनका आप हमेशा ध्यान रखें कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। कुछ लोग लेस देन की जगह मोर देन वाला सिंबल इसमें भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स है, DS यूनिवर्स जो है, वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, DS ऑफ सिस्टम प्लस DS ऑफ सराउंडिंग। यानी कि एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल्स टू एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स। तो इस इनइक्वालिटी के बेसिस पे हम देखते हैं कि अगर यूनिवर्स का जो एंट्रोपी चेंज है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है तो वो एक इरिवर्सिबल डिवाइस है, यानी कि एक नेचुरली पॉसिबल एक प्रोसेस है। DS यूनिवर्स अगर 0 है तो एक रिवर्सिबल डिवाइस है। DS यूनिवर्स नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमने अभी देखा, तो ये एक इम्पॉसिबल केस है। तो इसमें जो ये दो टर्म है DS सिस्टम प्लस DS सराउंडिंग, इसमें जो फर्स्ट टर्म है एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, इसे हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम सिस्टम में एंट्रोपी चेंज को एक बार स्टडी करते हैं। एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम। तो अब से मैं जो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम जो है DS सिस्टम, उसको सिंपली DS से रिप्रेजेंट करूंगा विदाउट द सबस्क्रिप्ट। मैं सबस्क्रिप्ट में सिस्टम अभी नहीं लिखूंगा। तो DS जो है सिंपली रिप्रेजेंट करेगा एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम भी दो टर्म से मिलकर बना है। पहला है DS ऑफ IIR, इसका मतलब है इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, जो कि सिस्टम में इंटरनली इरिवर्सिबिलिटी जो प्रेजेंट होती है, फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन। और दूसरा टर्म है DSEI, यानी कि एंट्रोपी चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरैक्शन। एक्सटर्नल इंटरैक्शन यानी कि प्रोसेसेस वगैरह जो होती है, उसके कारण सिस्टम की एंट्रोपी में जो चेंज आया है। तो
तो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण जो एंट्रोपी चेंज है उसे हम लोग लिखते हैं एस जेन, यानी कि एंट्रोपी जनरेटेड। और एक्सटर्नल इंटरैक्शन यानी कि प्रोसेस की वजह से जो एंट्रोपी में चेंज आया है उसका जो फॉर्मूला है वो है डी क्यू बाई टी। तो एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम का हमें इक्वेशन मिलता है एस जेन प्लस डी क्यू बाई टी। अब हम लोग डिफरेंट केसेस के लिए इसे देखते हैं। तो केस ए जो है उसमें 3 पॉइंट्स है और केस बी में 2 पॉइंट्स है। तो केस ए से हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ एंट्रोपी चेंजेस ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी इज 0 देन। तो केस ए में हम देखेंगे कि इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी जैसे कि फ्रिक्शन जो है वो 0 हो गया, यानी कि DSIIR, यानी कि एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को हमने 0 किया है, यानी कि एस जनरेटेड 0। इसको ओरिजिनल इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा DS इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी ओनली, क्योंकि एस जनरेटेड इस केस में 0 हो गया। अब हम इसके 3 पॉइंट्स देखते हैं। पहला पॉइंट ये है, इफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, यानी कि हम सिस्टम को हीट दे रहे हैं, तो उस केस में जो डी क्यू है, यानी कि हीट सप्लाई हो रही है सिस्टम में, तो डी क्यू का वैल्यू जो है यानी कि चेंज इन हीट वो पॉजिटिव होगा। तो सिंपली डी क्यू बाई टी भी पॉजिटिव होगा क्योंकि टेम्परेचर केल्विन में है और वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो डी क्यू बाई टी इज ग्रेटर देन 0, तो उस केस में हमें एंट्रोपी चेंज जो मिलता है वो है ग्रेटर देन 0। एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन 0। दूसरा है, इफ हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, इसमें सिस्टम से हीट रिजेक्ट की जा रही है, तो इस केस में जो है डी क्यू का वैल्यू होगा नेगेटिव, और इसी कारण डी क्यू बाई टी का वैल्यू भी नेगेटिव होगा, यानी कि एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इज नेगेटिव। थर्ड जो केस है, इफ सिस्टम इज एडियाबेटिक, इसमें डी क्यू का वैल्यू होगा 0 क्योंकि एडियाबेटिक सिस्टम में कोई हीट का इंटरेक्शन नहीं होता है। डी क्यू बाई टी का वैल्यू 0 और एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम बिकम्स 0। यहाँ पर हमने देखा था कि डी एस का वैल्यू आ रहा है नेगेटिव, और हमने कुछ ही देर पहले देखा था कि एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ, तो वो करेक्ट था कि एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स नेगेटिव नहीं हो सकता है, बट एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स हमने देखा था 2 चीज़ों से मिलकर बना था। पहला है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम और दूसरा था चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग्स। तो सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है, बट जो यूनिवर्स का एंट्रोपी चेंज है वो हमेशा मोर देन और इक्वल टू 0 ही होगा। So entropy change of universe can never have negative value, but entropy change of system may have positive, negative or 0 value. दूसरा पॉइंट ये है कि ds is equals to 0, यानी कि एंट्रोपी चेंज 0। एंट्रोपी चेंज 0 यानी कि इनिशियल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, यानी कि इफ सिस्टम इज रिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक देन इट मस्ट बी आइसेंट्रोपिक। तो अगर इनिशियल और फाइनल एंट्रोपी एक सिस्टम का सेम है तो वो एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो अब हम लोग दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं। केस बी, इफ सिस्टम इज इरिवर्सिबल देन एंट्रोपी चेंज इज गिवन बाय। तो अगर एक सिस्टम इरिवर्सिबल होता है तो ये हमने देखा था एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम की जनरल इक्वेशन है एस जेन प्लस डी क्यू बाई टी। अब इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होने के कारण एस जेन का वैल्यू 0 नहीं है। उस केस में हम पॉइंट्स देखते हैं। पहला, इफ सिस्टम इज एडियाबेटिक, और सिस्टम एडियाबेटिक होगा तो हीट इंटरेक्शन 0 रहेगा, तो इस इक्वेशन में जो सेकेंड टर्म है डी क्यू बाई टी वो 0 हो जाएगा, और एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम हमें मिलेगा सिंपली एस जेन, यानी कि एस जनरेटेड के इक्वल हमें एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम मिलेगा। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि एंट्रोपी का जनरेशन इरिवर्सिबिलिटी के कारण हुआ, तो इसका वैल्यू जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कि हमेशा इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण एंट्रोपी जनरेट होगी। जनरेट जैसे कि फ्रिक्शन के कारण उसमें डिसऑर्डरनेस और रैंडमनेस इंक्रीज होना। तो ये जो ये इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की वजह से एंट्रोपी जनरेट होती है वो उसका वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो एस जेन हमेशा 0
या 0 से ज़्यादा होगा। ठीक। अब सेकंड जो पॉइंट है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इंक्रीज इन इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी इज कंपनसेटेड बाय डिक्रीज इन एक्सटर्नल इंटरेक्शन, द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी इज 0। जैसा कि हमने देखा अभी, जो जनरल इक्वेशन है एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम का, वो दो टर्म से मिलकर बना है। अब हम ऐसा सोच सकते हैं कि एक टर्म जो है पॉजिटिव रहे और दूसरा टर्म नेगेटिव रहे, एक टर्म पॉजिटिव दूसरा टर्म नेगेटिव, तो वो उनका वैल्यू कुछ इस तरह से हो कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ एक दूसरे को कंपनसेट करें और उनका जो सम है, उनका जो एडिशन है, वो दोनों मिलकर 0 बन जाए। ऐसा पॉसिबल है? तो पहला इसका केस है जब एस जेन का वैल्यू मान लीजिए प्लस एस है और दूसरे टर्म का वैल्यू है माइनस एस, तो इन दोनों का समेशन एडिशन जो है वो 0 हो जाएगा। तो एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम यहाँ पर 0 हो गया। दूसरा केस है, पहला जो टर्म है वो माइनस एस में बने और दूसरा टर्म प्लस एस, बट ये वाला केस जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने अभी देखा इस नोट पॉइंट में कि जो एस जनरेटेड है उसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। दिस कैन नॉट बी पॉसिबल एज एस जनरेटेड कैन नॉट बी नेगेटिव।